Hello and welcome to Exam Quest. I hope all of you are doing great. So today we are meeting after a very long gap. So almost एक वीक हो चुका है. बट डोंट वरी, हम आज सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स थे वो कवर कर लेंगे, तो कुछ भी मिस नहीं हुआ है. आज का सेशन थोड़ा लंबा रखेंगे और मैक्सिमम आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे. जो शायद एक दो रह जाएंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो कल से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी जैसे होती थी. सर थोड़े बीमार चल रहे थे, उसकी वजह से क्लासेस में गैप आया. होपफुली आप लोग समझेंगे ये और सेशन स्टार्ट करते हैं. सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है आज, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट कर लेते हैं. सो क्या हुआ था, पहला न्यूज है अबाउट लुटनिक्स फरी. एक्चुअली ही इज द कमर्स सेक्रेटरी ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के कमर्स सेक्रेटरी ये हैं. जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर होते हैं, इनके यहाँ सेक्रेटरी होते हैं. सो व्हाट ही सेड वाज कि यार इंडिया बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारे पास 1.4 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन है, तो हमसे कौन क्यों नहीं खरीद रहे. ऑल राइट. तो ये उसने बहुत एजिटेटेडली कहा कि इतने लोग हैं फिर भी हमसे कौन नहीं खरीद रहे, क्या प्रॉब्लम है. राइट. ये अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ब्रैग कर रहे हैं फिर भी मार्केट एक्सेस हमको नहीं देते. और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कौन कौन हम देखेंगे, कौन डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यूएसए से बाय नहीं करते, या कौन का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए कौन को बनाने के लिए. इसके अलावा एक चीज है जो मेरे दिमाग में थी काफी टाइम से, दैट सिंस यूएस टैरिफ्स हम पे लगे, इट इज अ लॉट इन न्यूज. ठीक है. उससे पहले यूएसए के साथ जो ट्रेड डील होनी थी वो न्यूज में थी, और उसके साथ ही जो प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज इसमें थे ट्रेड डील होने में. उसमें एग्रीकल्चर में एक था कि जीएम क्रॉप्स, हम नहीं चाहते थे कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में हम जीएम क्रॉप्स को एक्सेस दें. राइट. ये एक प्रॉब्लम थी. तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री में जो भी रेगुलेशन है जीएम क्रॉप को लेके वो इस आर्टिकल के साथ ही डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो हो सकता है कि देखो कौन वाला ये इन्होंने रिमार्क दिया, ये काफी न्यूज में था. देन ये तो हम डिस्कस कर ही लेंगे आर्टिकल में जो भी लिखा है. इसके अलावा हम कौन की क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लेंगे एग्रीकल्चर के लिहाज से, और साथ में एक ये रेगुलेशंस की हमारी कंट्री में जीएम क्रॉप्स को लेके क्या क्या रेगुलेशंस हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. ये रिमार्क हमने देख लिया इनका कि हम ये लोग नहीं खरीदते हमसे. अब क्या है अपने यहाँ पोजीशन. इंडिया का टोटल मेज इंपोर्ट है ऑलमोस्ट 0.97 मिलियन टन्स. इतना हम इंपोर्ट करते हैं, जो बाकी हम अपने यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं. बट हमारी नीड्स क्योंकि फुलफिल नहीं होती, तो अल्टीमेटली हम इंपोर्ट भी करते हैं. देखो हमको ये फूड के लिए भी चाहिए, फूड स्टॉक के लिए चाहिए, देन अल्टीमेटली फीड के लिए चाहिए. पोल्ट्री फीड में मेज यूज होता है. देन अभी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के हमारे टारगेट्स हैं, उसमें मेज यूज होता है. तो यू कैन सी कि कॉर्न या मेज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट तो है. तो हम ऑलमोस्ट 0.97 मिलियन टन है जो मेज इंपोर्ट करते हैं. हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मेजर इंपोर्ट डेस्टिनेशन है म्यांमार. ठीक है. म्यांमार से हम ऑलमोस्ट 0.53 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं. बाकी का 0.39 मिलियन टन यूक्रेन से. और यूएसए से देखो सिर्फ 1000, मतलब ऑलमोस्ट 1100 टन, सिर्फ 1100 टन हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स. यूएसए कॉर्न के मामले में प्रोड्यूसर भी सबसे ज्यादा ग्लोबली, प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा ये करते हैं, एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा यही करते हैं. हम फोर्थ नंबर पे हैं. ठीक है. टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो हम इंपोर्ट करते हैं, बट क्या हम यूएसए से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? नहीं. हम एक तो म्यांमार से इंपोर्ट करते हैं, देन उसके बाद यूक्रेन से. ऑल राइट. प्रीलिम्स के लिए ये 2 पॉइंट्स अभी याद रखने हैं. इसके अलावा आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट 77.1 मिलियन टन है जो यूएसए एक्सपोर्ट करता है. यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. एंड टॉप मार्केट्स इसकी कौन कौन सी है, चाइना, मैक्सिको, जापान, कनाडा एंड कोलंबिया. चाइना एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट अल्टीमेटली इनकी डोमेस्टिक नीड्स ही इतनी ज्यादा है कि ये लोग इंपोर्ट भी करते थे यूएसए से. इनफैक्ट यूएसए की लार्जेस्ट मार्केट चाइना होती थी, बट सिंस अब जो भी रिसेंट टैरिफ्स वाली सिचुएशन है या जो ट्रेड वॉर एस्केलेट हुई है, तो चाइना ने भी इनसे इंपोर्ट करना बंद कर दिया है. इसी वजह से ये बाकी मार्केट्स देख रहे हैं और इंडिया इनको एक बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लग रहा है, और इसीलिए इन्होंने इस तरह के रिमार्क्स किए हैं. ठीक है. हम इतना ज्यादा इनसे नहीं खरीदते, उसकी उसके कारण हम अभी देखेंगे. ठीक है.
बट शिफ्ट इन यूएस ट्रेड, चाइना जो कि एक मेजर बायर होता था, अब ट्रेड टेंशन के एमिड नहीं इम्पोर्ट कर रहे, तो ये ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। और इंडिया का डिमांड आउटलुक ये है कि इन्होंने बेसिकली हम पे स्टडी की, इनके ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने स्टडी करी और उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट अभी इनकी कंजप्शन 34.7 मिलियन टन है। अब ये 2040 तक 98 मिलियन टन तक हो जाएगी एंड 2050 तक 200 मिलियन टन। और ये काफी हद तक सही भी है। देखो, जो फीड, पोल्ट्री फीड होती है, उसमें इसका बहुत यूज होता है। Since there is a rising consumption of milk, egg, fish, meat, and so there is a driving demand for feed also. Animal feed में क्योंकि मेज यूज होता है, तो इन सब की कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो हमारा लाइफ स्टॉक है उनको भी अच्छी फीड देनी पड़ेगी इसकी डिमांड को मीट करने के लिए। तो अल्टीमेटली कंजम्पशन तो हमारी मेज के लिए बढ़ेगी, राइट। और साथ में इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी इसका मेजर यूज होता है, तो उस सेक्टर में भी मेज का यूज है। ऑल राइट, तो इसी वजह से ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि इंडिया में जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, या अल्टीमेटली हमको इंडियन मार्केट्स को टारगेट करना चाहिए। बट देर इज अ पॉलिसी कंस्ट्रेंट। क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम यूएसए से नहीं लेते? सिर्फ 1100 टन तो बहुत कम है यार, हम म्यांमार और यूक्रेन से ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम जीएम क्रॉप्स नहीं अलाउ करते, राइट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम अपने इंडिया में अलाउ नहीं करते। हमारे यहाँ सिर्फ एक बीटी कॉटन अलाउ है, ठीक है। बीटी कॉटन एक इकलौती जीएम क्रॉप है जो हमारे यहाँ अलाउड है, हम ग्रो करते हैं। बट सिंस इट इज अ नॉन फूड क्रॉप, खाता नहीं है इसको कोई भी, राइट, तो ये अलाउड है। अदरवाइज जितने भी है, बीटी मेज हो गया या मस्टर्ड था, जीएम मस्टर्ड, ये सारी की सारी अभी तक अलाउड नहीं है, बीटी ब्रिंजल। सो अल्टीमेटली एक ये जीएम क्रॉप वाला एंगल था। दूसरा अपना टेरिफ वाला जो टेरिफ स्ट्रक्चर है, हमारा टेरिफ ड्यूटी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। हम हम अपने टेरिफ बैरियर की बात करें तो हम सिर्फ 0.5 मिलियन टन कॉर्न इंपोर्ट अलाउ करते हैं 15% टेरिफ पे। उसके बाद जो कॉर्न आएगा उस पे हम 50% का टेरिफ लगा देते हैं। क्या बात हुई है? यानी कि कॉर्न हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब हमने 0.5 मिलियन टन है, काफी सारी कंट्रीज है जो हमको इंपोर्ट करना चाहेगी, एक्सपोर्ट करना चाहेगी, और हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। तो हमने म्यांमार से पहले ले लिया, जिनसे हम सबसे ज्यादा लेते हैं, फिर हमने यूक्रेन से ले लिया, फिर हमने थोड़ा बहुत यूएसए से फॉर एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही ये 0.5 मिलियन टन हो गया, सभी कंट्रीज का मिला के, किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, सभी कंट्रीज का मिला के जैसे ही 0.5 मिलियन टन हुआ, इसके बाद जो कंट्री हमको एक्सपोर्ट करेगी, जिनसे हम इंपोर्ट करेंगे, उनपे हम 50% का टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। तो एक तो ये अपना टैरिफ ड्यूटी स्ट्रक्चर है, और ये हमको अलाउड है डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ के रूल्स में हमको ये अलाउड है डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ ड्यूटी स्ट्रक्चर्स लगाना, और उसी पे हम ये करते हैं। पहले 0.5 मिलियन टन पे 15% और उसके बाद एकदम से बढ़ा के 50% का टैरिफ हम लगा देते हैं। और दूसरा जीएम वाली रिस्ट्रिक्शन है। अब यूएसए का ऐसा है कि 94% जो इनका एरिया है वो ऑलमोस्ट जीएम क्रॉप में आता है, ठीक है। तो सिर्फ 6% ही हमारे पास रहता है जो हम इनसे इम्पोर्ट कर सकते हैं मेज। तो एक तो दो कंस्ट्रेंट मेजर है। अगर प्रीलिम्स में इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि हम काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मेज इंपोर्ट करते हैं यूएसए से, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे ज्यादा जीएम क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया। देन अपने यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फूड ग्रेन में डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए हम यूज करते हैं मेज, देन एनिमल फीड, पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री में, देन इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए स्टार्च, इथेनॉल और बायोफ्यूल के लिए। इनफैक्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि नीति आयोग ने ये प्रपोज किया था। नीति आयोग ने कहा कि एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम फूड क्रॉप्स में तो अलाउड नहीं करेंगे, यानी कि हम डायरेक्टली फूड कंजम्पशन के लिए तो कभी इस तरह की जीएम क्रॉप अलाउ नहीं करेंगे। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि इथेनॉल बनाने के लिए इनका जो मेज है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो यूएसए का मेज है वो बहुत सस्ता है, चीपेस्ट मेज यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये लोग काफी ज्यादा हर्बिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं, एंड अल्टीमेटली इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है, तो इनकी पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली ये चीप प्राइस में काफी इंपोर्ट कर सकते हैं हम यूएसए से। तो इस तरह का आइडिया नीति आयोग के द्वारा आया था, बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ओपोजिशन और वो सब कुछ, ये आइडिया भी अभी फिलहाल होल्ड पर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम यूएसए से इंपोर्ट नहीं कर रहे।
ठीक है। टॉकिंग अबाउट आवर ओन स्टेट्स, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार। 1 कर्नाटका, 2 मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार। आर्टिकल में एक बिहार वाला एंगल भी दिया है क्योंकि बिहार में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का। तो क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और यूएसए हम पे प्रेशर डाल रहा है कि मेज हमसे खरीदो, तो हम शायद इसलिए भी हमारी गवर्नमेंट नहीं ले रही है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं। और अगर अभी बाहर से अलाउ कर दिया मेज, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको काफी हिट होगा अल्टीमेटली। सो इसी वजह से शायद गवर्नमेंट थोड़ा अभी पुल बैक कर रही है इस डिसीजन को। ठीक है, तो आपको स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज याद रखना है। ग्लोबली बात करें तो यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद चाइना है, एंड देन देर आर कंट्रीज लाइक मेक्सिको एंड अर्जेंटीना ऑल्सो। मेक्सिको अर्जेंटीना सेम ही उस पे है, एंड देन हम तो काफी पीछे हैं, ऑलमोस्ट 6th पोजीशन पर हैं हम हैं। ठीक है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज ग्लोबली, बट डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ इज आउट पेसिंग सप्लाई, इसीलिए हम इम्पोर्ट बेसिकली करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डिबेट पूरी है हमारे यहाँ की, हम सिर्फ जीएम कॉटन को परमिट करते हैं, उसके अलावा कोई भी फूड क्रॉप हम परमिट नहीं करते, बिकॉज वी हैव बायोसेफ्टी कंसर्न, बायोसेफ्टी का इम्पैक्ट, सीड मोनोपोली। आई होप यू नो दिस कि जीएम क्रॉप्स के साथ एक सीड वाला भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे हमने सीड्स खरीदे किसी एमएनसी से, जो एक एमएनसी है जो इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बना रहे हैं, क्रॉप के लिए सीड उसने बनाया। अब अल्टीमेटली यूजुअली बाकी क्रॉप्स में क्या होता है कि हमने सीड सो करे एंड देन जो क्रॉप हुई उसी से हमको नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए सीड्स मिल जाते हैं इसी क्रॉप से। बट ये जो जीएम सीड्स होते हैं, इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपको हर बार जाके इसी एमएनसी से सीड खरीदने पड़ेंगे, तो एक तरह से इनकी सीड मोनोपोली हो जाती है, जिससे भी हम बचना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जीएम क्रॉप से भी थोड़ा परहेज करते हैं। देन डिपेंडेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, देयर इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये हम पूरा ही अभी डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको ऐड किया है। देन ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी, हम एक हाई टैरिफ मेंटेन करके रखते हैं अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन देर आर अंडर डब्ल्यूटीओ रूल्स, टैरिफ कोटा रूल्स, जो मैंने आपको समझाया कि पहले 15% एंड देन अल्टीमेटली 50% का टैरिफ। एंड देन देर आर नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑल्सो, नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से हैं? वो जो हम जीएम क्रॉप्स अलाउ नहीं करते। ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस, तो हम इनसे एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, लेंटिल्स, एप्पल्स, ये एक पीवाईक्यू है। ठीक है, यूपीएससी पीवाईक्यू है कि हम एप्पल इनसे इंपोर्ट करते हैं कि नहीं, राइट। तो आलमंड्स, सोयाबीन्स एक्सेट्रा, बट जीएम लिंक्ड इंपोर्ट्स हम अवॉइड ही करते हैं। इससे पहले भी हमारे काफी सारे इनसे लड़ाइयाँ होती रही है डब्ल्यूटीओ में यूएसए से कि पोल्ट्री इंपोर्ट, हम इनसे पोल्ट्री इंपोर्ट नहीं लेते थे, इनकी जो चिकन हम इंपोर्ट नहीं करते थे, तो ये डब्ल्यूटीओ पहुंच गए थे कि हम पे नॉन टेरिफ बैरियर्स लगाते हैं। सो इंडिया ने अपना केस आगे रखा था कि हमको अपने कुछ कंसर्न्स हैं इनसे। अभी ना मैं आपको समझाऊंगी कि रेगुलेशन क्या है, तो आपको शायद थोड़ा बेटर समझ आएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंगल ये है कि यूएस अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है चाइना से अवे, क्योंकि चाइना भी अब उनसे इंपोर्ट नहीं करना चाहता एमिड ये जो टेरिफ वॉर चल रहा है। और इंडिया एक ह्यूज मार्केट हो सकता है, राइट, बट ये जो जीएम क्रॉप्स वाला प्रॉब्लम है ये थोड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है। एंड ऑल्सो फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर लाइवलीहुड। देखो जो यूएसए है, यूएसए ऑलमोस्ट इस आर्टिकल में दिया हुआ था, हाँ ये रहा, हम ऑलमोस्ट अगर प्रति किलो के हिसाब से देखें तो 23-24 रुपए किलो, इतनी हम एमएसपी देते हैं और इतना ही हमारा मार्केट रेट भी रहता है मेज के केस। बट यूएसए ऑलमोस्ट 13 से 14 किलो पे बेच देता है। तो इसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं या जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए भी हम थोड़ा सा पुल बैक इससे कर रहे हैं। फार्मर लाइवलीहुड एक प्रॉब्लम है। फिर तो देखो अगर यूएसए की मेज आने लग गई या कॉर्न आने लग गई 13-14 रुपए किलो पे मिल रही है, तो अल्टीमेटली जो यहाँ के कंज्यूमर्स हैं वो तो यूएसए वाली लेंगे, राइट। एंड एक तो वो जीएम है, तो हमको पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी इसके लिए कैसे रिएक्ट करेगी, हम लोग अकस्टम नहीं है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, हेल्थ रीजंस हैं ही। साथ में जो हमारे फार्मर्स हैं, फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को सारा का सारा उनका प्रोड्यूस खरीदना पड़ेगा एमएसपी पे, क्योंकि यहाँ पे तो किस पे मिलेगा 13-14 रुपए किलो पे, गवर्नमेंट 23 से 24 रुपए का एमएसपी देती है, तो इससे भी गवर्नमेंट का फिसल बर्डन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल है, ये प्रॉब्लम्स है कौन खरीदने में यूएसए से।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। कॉर्न का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, न्यूज में आया है तो देख लेते हैं। कॉर्न भी एग्रीकल्चर के लिहाज से एक ट्रॉपिकल क्रॉप है मेनली, बट ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही रीजन्स में ग्रो कर जाती है। मेनली बात होती है कि थोड़ा इसको टेम्परेचर अच्छा मिल जाए, वार्म टेम्परेचर मिल जाए, 18 टू 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, फ्रॉस्ट ना हो, इट इज सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, इट कैन नॉट टॉलरेट वेरी लो टेम्परेचर्स, वार्म वेदर चाहिए थ्रू आउट ग्रोथ। मेनली ये खरीफ क्रॉप है, राइट? मेनली एक खरीफ क्रॉप है, बट हमारी कंट्री के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे राबी सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है, प्रोवाइडेड कि इरिगेशन मिलता रहे या पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी तो अल्टीमेटली क्रॉप उग जाएगी। वार्म क्लाइमेट चाहिए और अच्छा इरिगेटेड सॉइल चाहिए, ठीक है? रेनफॉल रिक्वायर है ऑलमोस्ट 50 टू 100 सेंटीमीटर। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बारी में सारी हो जाए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, एक्सेसिव वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए सॉइल में, सॉइल वेल इरिगेटेड होने चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। लो रेनफॉल एरियाज में इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, सनलाइट बहुत सारी, सनशाइन चाहिए, लॉन्ग वार्म डेज बेस्ट फॉर ग्रोथ। सॉइल कंडीशन वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल लोमी सॉइल एंड गुड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल पीएच 5.5 से 7.5, एसिडिक टू न्यूट्रल, राइट? सलाइन, अल्केलाइन या वाटरलॉग्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर घुमाना होगा तो इसमें करा जा सकता है कि पीएच थोड़ा एल्केलाइन साइड पे चाहिए, नहीं, एसिडिक टू न्यूट्रल, ठीक है? वाटरलॉग्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए। एंड खरीफ क्रॉप है मेनली जून टू अक्टूबर, मेजर सीजन में, मानसून सीजन में इसको उगाया जाता है, राबी सीजन में भी सदर्न और सम ईस्टर्न स्टेट्स में उगाया जाता है। और इसका एक कारण ये है कि इस समय पे यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून चल रहा होता है, तो जो बारिश चाहिए होती है, जो मानसून चाहिए, जो अल्टीमेटली यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? बारिश यहाँ से मिल जाती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इसीलिए नवंबर टू फरवरी राबी सीजन में भी ग्रो कर लिया जाता है। देन समर एंड जैद में भी अगर इरिगेशन मिलती रहे तो अल्टीमेटली ग्रो किया जा सकता है। दिस इज सीड रिक्वायरमेंट, स्पेसिंग 60 टू 75 सेंटीमीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल। इरिगेशन क्रिटिकल एट फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेजेस। एंड देन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, देन उसके बाद मध्य प्रदेश है, एंड देन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है? मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका है, एंड देन बिहार एंड आंध्र। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इरिगेशन एंड गुड सॉइल, इसीलिए बिहार वाला एंगल भी इन्होंने अपने आर्टिकल में दिया था, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेगी जहां से वहां के वोटर्स को कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है? हो सकता है इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि हम भी कौन खरीद रहे हैं इनसे, और फिर आपका ये जो मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स बताए हैं ये सारे उल्टे हो जाए, ये 1100 टन ना रहे, इससे ज्यादा बढ़ जाए, बट अल्टीमेटली ऐसा होगा तो हमें पता ही चल जाएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इट इज यूज्ड एज फूड फॉडर, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, स्टार्च, इथेनॉल, पोल्ट्री फीड। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज ग्लोबली इंडिया, एक्चुअली सिक्स्थ है, कहीं किस कुछ जगह पे फोर्थ लिखा है, कुछ जगह पे सिक्स्थ लिखा है, बट यू नीड टू रियलाइज कि हम टॉप 3 में नहीं आते, ठीक है? टॉप 3 में हम कहीं से भी नहीं है। टॉप टॉप कर रहा है यूएसए, चाइना। ग्लोबल एवरेज से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, ग्लोबल एवरेज से प्रोडक्टिविटी इज लोअर देन ग्लोबल एवरेज ड्यू टू रेनफेड कल्टीवेशन एंड स्मॉल होल्डिंग्स। देन की क्रॉप अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड मेज मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर भी मेज आता है। एंड देर इज अ नीड फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज जो हीट और ड्रॉट को अल्टीमेटली टॉलरेट कर सके, ठीक है? अब ये जो मैं आपको बता रही थी कि मैं चाह रही थी कि हम एक बार जीएम क्रॉप्स का अप्रूवल का मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर लें, ठीक है? सो बेसिकली देर आर स्टेजेस कैसे अप्रूव किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो लैब में आएगा, कोई भी अगर वेराइटी डेवलप की गई है तो उसको अल्टीमेटली लैब में ग्रो करेंगे, देन उसके बाद एक स्मॉल होल्डिंग में, उसके बाद लार्ज फील्ड में। तो कौन कौन सी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्न बाय ईपीए 1986, मेनली याद करने का ही है, समझाने का है, सच कुछ नहीं है, बट देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो 1989 रूल्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1989 रूल्स डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स, ईपीए के अंडर आते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। देन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 फॉर फूड सेफ्टी ऑफ जीएम प्रोडक्ट्स।
देन सीड एक्ट 1966, सीड रूल्स, सीड सर्टिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये 3 एक्ट्स हैं जो मेनली इस तरह की क्रॉप्स को गवर्न करती हैं और इन एक्ट से ये सब फेसेट्स कवर होते हैं। देन इसमें अथॉरिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है? इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, देन रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ये एपिक्स बॉडी है अप्रूवल देने के लिए। देन फसाई है क्योंकि फूड सेफ्टी के लिए और लेबलिंग के लिए। लेबलिंग में ऐसा है कि अगर 1% भी जीएम मटेरियल इसमें है तो अल्टीमेटली आपको लेबल करना पड़ेगा कि इसमें जीएम क्रॉप्स यूज्ड है या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर फूड आइटम में यूज हुआ है। देन स्टेट गवर्नमेंट्स का फाइनल अप्रूवल रहता है कल्टीवेशन में। तो इनके पास एक काफी इंपॉर्टेंट वीटो पावर रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मैं आपको बता रही थी कि ये लेबोरेटरी में मेनली इसको कंडक्ट किया जाता है या फिर ग्रीन हाउसेस में। और इस टाइम पे अप्रूवल किसका चाहिए? सबसे पहली वाली इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी का, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी का अप्रूवल चाहिए। देन उसके बाद फील्ड ट्रायल्स किए जाते हैं फॉर अर्ली स्टेज टेस्टिंग इन लिमिटेड प्लॉट्स, छोटे छोटे प्लॉट्स में। और इसका अप्रूवल देता है रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इट फोकसेस ऑन बायोसेफ्टी, जीन स्टेबिलिटी या इनिशियल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। फिर उसके बाद कन्फाइंड मल्टी लोकेशनल फील्ड ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। बायोसेफ्टी रिसर्च लेवल 1 एंड बायोसेफ्टी रिसर्च लेवल 2, दो लेवल पे ट्रायल किए जाते हैं। थोड़ा लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल्स होते हैं और मल्टीपल लोकेशंस पर किए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी को कहीं हार्म तो नहीं कर रहा, एंड देन पोलन फ्लो और जीन स्टेबिलिटी का को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। दो स्टेजेस इसकी भी होती है। एंड अल्टीमेटली जब जो यहाँ से डेटा आता है ईल्ड पे और इन्वायरमेंटल सेफ्टी पे, ये सब डेटा की रिपोर्ट बना के दे दी जाती है जीईएसी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी, जो कि अल्टीमेटली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये एक एपेक्स बॉडी है जो फिर अप्रूवल देगी। ये सबसे पहले रिव्यू करेंगे, जो यहाँ से रिपोर्ट्स इनके पास आई है उसको रिपोर्ट करेंगे। और हो सकता है कि ये फर्दर डेटा मांगे कि और ज्यादा मुझे डेटा चाहिए डिसीजन लेने के लिए। एंड देन ये क्या इवेल्युएट करती है? इन्वायरमेंटल सेफ्टी, एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि क्या जो हम सीड्स ले रहे हैं या जो हमने हार्वेस्टिंग करी इस क्रॉप की, क्या इकोनॉमिकली वायबल है, एग्रीकल्चरली वायबल है, इन्वायरमेंट सेफ्टी है। तो इस सब टारगेट्स को देखेगी कि कहीं ये हमारी सॉइल को तो खराब नहीं कर रही। तो इस तरह की रिसर्च ये बेसिकली देखती है, रिपोर्ट कंसिडर करती है, एंड देन अल्टीमेटली या तो अप्रूवल देगी या फिर बोलेगी कि मुझे और डेटा चाहिए। और इसमें फसाई भी पिक्चर में आती है। फूड एंड फीड सेफ्टी असेसमेंट के लिए, ह्यूमन और एनिमल कंजम्पशन के लिए जब कोई क्रॉप उगाई जा रही है तो उसमें फसाई पिक्चर में आएगी, जो न्यूट्रिशनल इक्विवेलेंस, टॉक्सिसिटी और एलर्जी के लिए देखेगी। देन कमर्शियल रिलीज अप्रूवल मिलेगा, दैट इज द फाइनल डिसीजन बाय जीईएसी। बट अल्टीमेटली इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की वीटो पावर होती है कि एक्चुअल कल्टीवेशन शुरू करवानी है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन को अप्रूव कर दिया गया था 2002 में। बीटी ब्रिंजल को जीईएसी का अप्रूवल मिल गया था 2010 में। बट कल्टीवेशन में थोड़ा कंसर्न्स थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था, ठीक है। देन पोस्ट अप्रूवल मॉनिटरिंग भी उसकी होती है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कमेटी, एंड आरसीजीएम मॉनिटर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पोस्ट अप्रूवल। पोस्ट अप्रूवल के बाद भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। देन एडिशनल प्रोविजंस में लेबलिंग, जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी फूड में 1% से ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट है तो अल्टीमेटली फसाई की रेगुलेशन चाहिए या फसाई का लेबल होना चाहिए। फसाई मैंडेट करता है कि आपको लेबल लगाना पड़ेगा इस पे। देन इंपोर्ट रेगुलेशन में भी जीईएसी पहले अप्रूव करता है। इसी की अप्रूवल हमें चाहिए अगर हमको यूएसए से कॉर्न मंगवानी है तो। देन पब्लिक कंसल्टेशन ऑल्सो, लार्ज स्केल अप्रूवल के लिए से पहले इस तरह की पब्लिक कंसल्टेशंस करवाई जाती हैं। सिर्फ बीटी कॉटन ही कमर्शियली कल्टीवेट की जाती है। बीटी ब्रिंजल को जीईएसी ने अप्रूव कर दिया था, बट 2010 में इसको रोक इस पे लगा दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देन जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जो कि जीईएसी ने इसको अप्रूव कर दिया गया है, बट इट इज स्टिल अंडर लीगल एंड पॉलिटिकल स्क्रूटिनी। हम केस बाय केस रिस्क असेसमेंट करते हैं, कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है जीएम के लिए। हर एक क्रॉप के लिए, हर एक स्पीशीज के लिए अलग तरह से
किया जाता है। देन स्टेट गवर्नमेंट प्ले डिसाइसिव रोल इन फाइनल कल्टीवेशन परमिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, हम लोग तो जीएम क्रॉप्स के लिए इतने सारे स्टेप्स हमारे यहाँ है, रेगुलेटरी प्रोविजंस है। वी डोंट नो कि यूएसए में क्या है। ऑल्सो यूएसए में जो उन्होंने स्टडी की भी होगी, ऑब्वियसली उन्होंने भी की होगी, राइट। वो उन्होंने अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से की होगी। वहां का क्लाइमेट अलग है, सॉइल कंडीशन अलग है, राइट। वहां के लोग अलग हैं, उनके बायोमार्कर्स अलग हैं, उनके हेल्थ इंडिकेटर्स अलग हैं, लाइफस्टाइल अलग है। सो ये सब स्टेप चीजों को देखते हुए हम एक जीएम क्रॉप को अपने यहाँ अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो होपफुली सम अप हो गया पूरा आर्टिकल, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमको लग गया, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। ओके, जितने आर्टिकल्स हम कर पाएंगे उतने करेंगे। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि जैसे रोज के जो आर्टिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, तो हम एक आर्टिकल एक्स्ट्रा इस पूरे वीक से कर लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, सब कुछ कवर हो जाएगा। एडिटोरियल्स का भी ऐसा ही होगा। अब लेट्स डिस्कस अबाउट एससीज ऑर्डर ऑन वक्फ एक्ट। वक्फ, यू मस्ट बी नोइंग कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मुस्लिम इंडिविजुअल है। मैं मुस्लिम इंडिविजुअल क्यों कह रही हूँ, मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं इंडिविजुअल नहीं कह रही हूँ, स्पेसिफिकली मुस्लिम इंडिविजुअल कह रही हूँ। इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर दिया, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बन गई वक्फ। ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल थे ये बन गए वाकिफ। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन्होंने डोनेट की है, इसको ये वापस नहीं ले सकते, रिवोक ये नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। बट अब ये थोड़ा डाइल्यूट हो चुका है, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई उसके बाद से ये थोड़ा इतना ट्रू नहीं है। बट अल्टीमेटली ये बात याद रखनी है कि किसी ने अगर एक बार अपनी प्रॉपर्टी दान में दे दी तो फिर वो दे दी, वो वापस नहीं आएगी, उसको रिवोक नहीं कर सकते। ऑल राइट, देन अब क्या होगा, जो ये प्रॉपर्टी है अल्टीमेटली इसको अलग अलग कामों के लिए लगाया जाएगा। हो सकता है इसको एजुकेशन पर्पस के लिए लगाया जाए, या वहां पे कोई कब्रिस्तान बनाया जाए, इस तरह के कोई भी इस्लामिक एक्टिविटी के लिए उसको यूज किया जाएगा। और एक इंडिविजुअल अपॉइंट किए जाएंगे जिनका नाम होगा मुतावली। ये मुतावली इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के एज अ केयर टेकर फंक्शन करेंगे। ठीक है, अब काम क्या है, इनका काम है कि इनको यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना है, इस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट जनरेट करना है किसी भी इस्लामिक एक्टिविटीज को करके। अब अल्टीमेटली जो यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगा, इसमें पहले 7% होता था, अब इसमें रिसेंट अमेंडमेंट के बाद 5% जो भी हिस्सा होगा वो अल्टीमेटली वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा। और इसके अलावा 95% जो भी है वो इसी तरह के चैरिटेबल पर्पसेस पे दोबारा से खर्च होगा। ठीक है, सो वक्फ का आइडिया पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, वक्फ क्या होता है, ये एक परमानेंट एंडाउनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ मुस्लिम फॉर रिलीजियस पायस और चैरिटेबल पर्पस अंडर इस्लामिक लॉ, और इसको गवर्न किया जाता है वक्फ एक्ट से। दोनों ही सेंटर और स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड्स बने होते हैं, एंड गवर्न अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1995 से होता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। क्या हुआ है, बेसिकली गवर्नमेंट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्फ एक्ट के जो प्रोविजंस थे अमेंडमेंट के बाद, जो 2025 में अमेंडमेंट हुई उसके बाद कुछ मोरेटोरियम कुछ क्लॉजेस पे लगा दिया गया है, कुछ को मॉडिफाई किया है, तो हम लोग वो देखेंगे। कुछ इसके पॉइंट्स थे जो काफी कंट्रोवर्शियल थे, राइट। पुराने वाले के भी, जो पुराने एक्ट्स थे। व्हाट इज वक्फ हमने देख लिया, व्हाट इज वक्फ हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि एक परमानेंट एंडाउनमेंट, कोई भी एक इंडिविजुअल है वाकिफ जिसको हम कहेंगे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान में दे दी चैरिटेबल पर्पस के लिए। अब इस चैरिटेबल जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके कुछ इस्लामिक एक्टिविटी के लिए इसको यूज किया जाएगा। जो भी इससे प्रॉफिट जनरेट होगा वो अल्टीमेटली 5% दे दिया जाएगा वक्फ बोर्ड को, ये जो हमने देखे स्टेट और सेंटर पे, एंड बाकी का काम फिर से इसी चैरिटेबल पर्पस के लिए लगा दिया जाए। तो दिस इज द आइडिया ऑफ वक्फ। और ये जो वक्फ है ये ऑलमोस्ट आर्मी, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड ओनर्स ये लोग हैं। और आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि ये ऐसा क्यों है। देखो, जब पार्टीशन हुआ ना, पार्टीशन के बाद ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स थे जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ थी। अब वो अपने घर तो बेचारे साथ में नहीं लेके जा सकते थे, प्रॉपर्टीज वो साथ में नहीं लेके जा सकते थे, तो अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टीज उनकी यहाँ छूट गई उस पे अल्टीमेटली वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसी वजह से जो ये वक्फ है इनके पास इतनी ज्यादा लैंड है।
ठीक है। और इनके जो ये जो एक्ट इनके लिए बना गया था, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जिससे अल्टीमेटली इनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। सो देख लेते हैं व्हाट डिड द अमेंडमेंट चेंज। इससे चेंज क्या क्या है। सबसे पहले तो डूइंग अवे विद वक्फ बाय यूज। वक्फ बाय यूज क्या होता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पीस ऑफ लैंड है जहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ये लैंड मेरा है, या फॉर एग्जाम्पल ये किसी एक्स पर्सन का लैंड है, उन्होंने ये पब्लिक यूज के लिए लैंड दिया है। जैसे कोई भी हो सकता है, नॉट जस्ट एक प्राइवेट इंडिविजुअल का लैंड, कुछ भी, फॉर एग्जांपल कोई मॉस्क हो सकता है जो किसी का नहीं है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, या नॉट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली, बट कोई भी मॉस्क हो सकता है, कोई कब्रिस्तान हो सकता है, किसी भी तरह का पब्लिक यूज के लिए हो रहा है। अब इसके कोई कागज नहीं है, अगर ये इस एक्स पर्सन का है, तो अल्टीमेटली कुछ तो लीगल पेपर वर्क होगा जो बताएगा कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन का है, या पब्लिक यूज के लिए इसने दिया भी है खुद की इच्छा से। बट अगर इस तरह का कोई भी लैंड है जो अल्टीमेटली पब्लिक यूज में है, और इसमें कोई भी इस्लामिक एक्टिविटी चल रही है, तो ये मान लिया जाता था कि ये वक्फ लैंड है। पहले के एक्ट में ये मान लिया जाता था खुद से कि ये वक्फ लैंड है, क्योंकि इस पे इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट इन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बाय यूज है ये नहीं चलेगा। अगर आपको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है तो अल्टीमेटली आपको कागज लगेंगे। ठीक है। कागज चाहिए, अगर आपके पास लीगल पेपर वर्क है कि ये वक्फ लैंड है, आपको डोनेट किया गया है, तभी ये वक्फ लैंड है, अदरवाइज ये वक्फ लैंड नहीं है। ठीक है। तो ये जो वक्फ बाय यूज था, कि क्योंकि इसका यूज इस तरह से हो रहा है कि ये लग रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, होपफुली समझ आ गया कि किसी भी चैरिटेबल यूज के लिए या किसी भी पब्लिक यूज के लिए अगर यूज हो रहा है लैंड, तो अल्टीमेटली क्या, का भी तो यही पर्पस है, तो वक्फ बाय यूज इसको कह देते थे। तो ये वाला क्लॉज हटा दिया गया। अभी गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये जो वक्फ बाय यूज वाला आर्टिकल है, एक्चुअली बहुत सारे पिटिशनर्स ने इन सारी की सारी अमेंडमेंट्स को, इन अमेंडमेंट्स के कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया था। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट क्लॉज बाय क्लॉज इन पे बात की है, इस अमेंडमेंट पे, जैसे वक्फ बाय यूज है या और जो इसके प्रोविजंस है। तो वक्फ बाय यूज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार ये तो सही है, इस पे स्टे क्यों लगाए हम। अल्टीमेटली ये तो जो प्राइमा फेसी ही आर्बिट्ररी लग रहा है, कि अगर सिर्फ आपको लग रहा है कि ये लैंड वक्फ है तो आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो वैसे ही आर्बिट्ररी लग रहा था, तो इस पे हम स्टे नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो वक्फ बाय यूज पे स्टे नहीं लगाया। देन न्यू पावर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक्चुअली जो अमेंडमेंट है, उन्होंने 3C एक सेक्शन ऐड कर दिया था, जिससे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको पावर दी गई थी। क्या पावर दी गई थी, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट लैंड है। ठीक है। एक लैंड है, वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है या वो प्राइवेट लैंड हो सकता है। अब वक्फ ने इसको क्लेम किया है कि ये हमारा है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कंप्लेंट आई कि यार ये जो लैंड है ना, या तो ये गवर्नमेंट का हो सकता है या ये प्राइवेट का हो सकता है, हम मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट लैंड है। ठीक है। अब जैसे ही इस पे इंक्वायरी शुरू की, इंक्वायरी कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इंक्वायरी शुरू कर दी, वैसे ही इसको वक्फ मानना, वक्फ नहीं माना जाएगा ये। ठीक है। वैसे ही इसको वक्फ मानना बंद कर देंगे। तो ये एक अमेंडमेंट ऐड हुई थी 2025 के एक्ट से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नई पावर दी गई थी इंक्वायरी करने की। इंक्वायरी करने की, क्या ये जो लैंड है, क्या ये वक्फ का लैंड है या ये गवर्नमेंट लैंड है। अगर ये गवर्नमेंट लैंड होगा तो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो नया रिकॉर्ड बनाएंगे और इसको वक्फ से हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो समझ आया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर मिली थी। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि हाँ, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दी गई है, अल्टीमेटली ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करना है कि ये वक्फ है कि नहीं है, तो अल्टीमेटली कोई एक क्वाजी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए। कोई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है। तो ये एक इसकी अमेंडमेंट थी जिसको स्टे अभी लगाया गया है। दो क्लॉज हमने देख लिया, वक्फ बाय यूज एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स। तीसरा इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड। एक्चुअली पहले पहले का जो एक्ट था उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नहीं हो सकता था। ये जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट वक्फ बोर्ड है, इसमें नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते थे। बट अब जो अमेंडमेंट आया उसमें इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी हो सकती है। तो पटिशनर्स ने फाइल किया अपना, उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, इस तरह से नॉन मुस्लिम मेजोरिटी हो सकती है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें
22 मेंबर्स होते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 ही नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, और स्टेट बोर्ड में जिसमें 11 मेंबर्स होते हैं तो सिर्फ 3 ही नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। ऑल राइट, क्लियर है, कॉम्पोजिशन बेसिकली स्पेसिफाई कर दी, और इसमें 2 वुमेन मेंबर्स भी होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन फोर्थ पॉइंट है अबाउट 5 ईयर रूल। अच्छा, 5 ईयर रूल क्या है? जो मैंने आपको सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने कहा कि कोई एक मुस्लिम इंडिविजुअल है जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है। पहले क्या होता था कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता था। वो हिंदू हो सकता है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो किसी भी धर्म को बिलोंग कर सकता है, वो वक्फ में अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डोनेट कर सकता है। बट अमेंडमेंट ने कहा कि सिर्फ एक मुस्लिम इंडिविजुअल ही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, और वो भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। यानी कि पिछले 5 साल से वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो, वही इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकता है। अब ये थोड़ा आर्बिट्ररी आपको भी लग रहा होगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यानी कि क्या? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या हो सकता है? कि जो जो पूरा शरिया के जो नियम होते हैं उनको मानता हो, या क्या? राइट? तो इसमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको रूल्स गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि उनका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से क्या मतलब है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि नई अमेंडमेंट के बाद सिर्फ मुस्लिम्स ही अपनी लैंड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देर इज दिस 5 ईयर रूल फॉर क्रिएटिंग अ वक्फ। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अभी इससे पहले, अमेंडमेंट से पहले, जो वक्फ एक्ट था या जो वक्फ बोर्ड्स की जो लैंड होती थी या वक्फ लैंड जिसको कहते थे, वो अल्टीमेटली लिमिटेशन एक्ट के एम्बिट में नहीं आती थी। नाउ व्हाट इज दिस लिमिटेशन एक्ट? लिमिटेशन एक्ट होते हैं जो कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी या सिविल डिस्प्यूट में एक एक तरह की लिमिट लगा दी जाती है कि अगर आपको गवर्नमेंट को, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लैंड था, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और आपको गवर्नमेंट के पास जाना है, और किसी एक इंडिविजुअल के पास वो है लैंड, तो अल्टीमेटली कितने साल तक, कितने टाइम तक आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी 1 से 30 साल का टाइम होता है। जो ये प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, इसमें 1 साल का टाइम दिया जाता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर अपना क्लेम डाल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और अगर आपको किसी एक कोर्ट का डिसीजन भी चैलेंज करना है तो अल्टीमेटली 90 डेज में आपको हाई कोर्ट में पिटिशन डालनी पड़ेगी। तो इस तरह की लिमिटेशंस हैं। होपफुली समझ आया। एक तरह से लिमिटेशंस है कि कितने टाइम लिमिट में आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्या अपील डालनी पड़ेगी, क्लेम अपना रिजॉर्ट करना पड़ेगा कि ये लैंड मेरा है। ठीक है, इससे तो क्या होगा कि अगर अनलिमिटेड टाइम होता तो अल्टीमेटली जिस इंडिविजुअल का वो लैंड है, या फॉर एग्जाम्पल कोई एक केस जीत गया, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, और किसी एक पार्टी ए को वो लैंड मिल गया और पार्टी बी ने अभी कोई क्लेम नहीं किया है। अब अल्टीमेटली सिर्फ 90 डेज के अंदर अंदर उसको अपील करनी पड़ेगी। अगर ये क्लॉज ना हो तो ए तो बेचारा लाइफ टाइम इसी उसमें रहे, असमंजस में रहे कि कहीं नाइन ये जो बी है, पार्टी बी, ये कहीं हाईकोर्ट तो नहीं चला जाएगा, वो उस प्रॉपर्टी का यूज भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये लिमिटेशन एक्ट होता था, बट अल्टीमेटली वक्फ इसके बाहर था। वक्फ पे इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती थी कि ये अपना लैंड कब तक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, या अपील कब तक डाल सकते हैं। बट अब इस एम्बिट के बाद, इस नए अमेंडमेंट के बाद, ये भी इसके एम्बिट में आ गए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे स्टे लगाया? नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लिमिटेशन एक्ट तो इनफैक्ट जो डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हो रही थी वक्फ के साथ उसको रिमूव कर रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, 5 ईयर रूल पे इन्होंने कहा है, वो जो मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट को थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है। 5 साल से एक प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल आप किसको कहेंगे? ऑलराइट, तो ये कुछ प्रोविजंस थे इस एक्ट के जो अल्टीमेटली चैलेंज हुए, एंड देन उन पे सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ऑर्डर आए हैं वो देखेंगे। अभी एक फाइनल हियरिंग होना बाकी है, बट तब तक के लिए स्टे इन प्रोविजंस पर लगा दिया गया है। ठीक है, पिटिशनर्स ने क्या कहा कि ये आर्टिकल 26 को वायलेट कर रहा है ये वक्फ एक्ट, और उसी के बेसिस पे वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे। ठीक है, अच्छा, एक 2005 में, 2005-6 के टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी, सच्चर कमेटी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। आर्टिकल में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा बता रही हूँ। एक सच्चर कमेटी बनाई गई थी जो अल्टीमेटली इस वक्फ के लिए, उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी वक्फ एक्ट के लिए, और उनकी बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो इस एक्ट में 2025 के अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट की गई है। एक्चुअली 2013 में भी इस तरह का अमेंडमेंट लाने की बात हुई थी,
ठीक है, तो वो क्या है, सच्चर कमेटी, याद रखना, सच्चर कमेटी डील्स विद वक्फ रिकमेंडेशंस। ऑल राइट, सो क्लियर हुआ। अच्छा, इसका एक और पॉइंट ये भी है कि ट्राइब्यूनल्स अब बनाए जाएंगे। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स में भी थोड़ा चेंजेस आए हैं। क्या होता था पहले कि वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता था। एक्चुअली पहले एक सर्वे कमिश्नर होते थे, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होंगे एंड अल्टीमेटली वो एक स्टेट को सर्वे करेंगे और वो एक लिस्ट निकालेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है और आपको 1 साल का टाइम मिलेगा कि आप क्लेम कर सकते हैं कि क्या आप कहीं आपकी प्रॉपर्टी भी वक्फ में तो नहीं चली गई। ये देखने के लिए एक लिस्ट सॉर्ट ऑफ निकलेगी और आपको वो 1 साल के अंदर अंदर चैलेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो प्रॉपर्टी हो गई वक्फ की। ऑल राइट, देन अगर आपने चैलेंज करना भी है तो आप एक ट्राइब्यूनल में जाके चैलेंज करेंगे जहां पे भी मुस्लिम मेजोरिटी लोग बैठे होंगे। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब कहा है कि हाई कोर्ट के पास इसकी अपील होगी। ठीक है, और ये जो ट्राइब्यूनल होता था इसका फुल एंड फाइनल होता था, जो इसकी वर्डिक्ट आती थी वो फुल एंड फाइनल थी, अपील लाई नहीं करती थी। बट अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लाए करती है। और साथ में इस ट्राइब्यूनल को भी थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की बात कर दी गई है, सिर्फ इसमें जो मुस्लिम मेंबर्स पहले होते थे अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे जो वक्फ एक्ट में किए गए थे। ये सारा हमने देख लिया है, हमने आर्टिकल से ही देख लिया पूरा। ये देखो, डिफेंस के बाद और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा लैंड ओनर्स ये लोग हैं, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, लार्जेस्ट लैंड वक्फ के पास है। और इसका कारण एक तो पार्टीशन वाला जो मैंने आपको बताया कि पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज यहाँ छूट गई थी। साथ में जो ये वक्फ के प्रोविजंस हैं जो आपने देखे कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, एंड ऑल्सो कि अगर वक्फ बाय यूज लग रहा है, अगर इसका यूज वक्फ का जैसा है तो वो अल्टीमेटली वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। तो और साथ में कैग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी देखा था कि एक तो इंक्रोचमेंट्स के बहुत सारे केसेस हैं और साथ में जितना पैसा इनको जनरेट करना चाहिए, इन वक्फ प्रॉपर्टीज को जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ये उतना नहीं कर रही है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल का है। उसकी वजह से एक मिसमैनेजमेंट देखी जा रही थी, तो अल्टीमेटली ये सारे चेंजेस जरूरी थे। ऑल राइट, सो अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का ही आर्टिकल है, एक्चुअली इसको बाद में देखेंगे, पहले पिछले आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये सऊदी पाक इंडिया डील देखा तुम लोगों ने, क्या हुआ था ये? एक्चुअली इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने 17 सितंबर को एक डील साइन करी, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट। इन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी सऊदी अरेबिया पे हमला किया या पाकिस्तान पे हमला किया तो वो हम दोनों पर हमला होगा। ठीक है, नेटो टाइप लग रहा है ना, नेटो टाइप। अग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शॉल बी कंसिडर्ड अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। तो क्या हमको अब डर जाना चाहिए? क्या लगता है आपको कि अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट के बाद? सो लेट्स डिस्कस, ये आर्टिकल वही डिस्कस कर रहा है। सो नेचर ऑफ द अग्रीमेंट देखें तो ये अल्टीमेटली जो इनकी डिफेंस पार्टनरशिप थी बहुत लंबे समय से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, उसको इसने फॉर्मलाइज कर लिया और सारे ही मिलिट्री मीन्स को इन्होंने, ये कवर करता है ये अग्रीमेंट। बट अभी तक कोई इसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है कि किस तरह से ये जो म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है ये वर्क कैसे करेगा। राइट, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान हमारे यहाँ करता है, तो हम अगर रिटेलिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा उस वॉर में? राइट, या फिर इसराइल वाली जो वॉर चल रही है, ठीक है, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अगर इसराइल सऊदी अरेबिया पे कोई मिसाइल डाल दे जैसे उन्होंने अभी कतर पे डाली थी, तो क्या पाकिस्तान भी जाके इसराइल से लड़ेगा? तो इस तरह की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है कि किस हद तक इनकी जो ये म्यूचुअल अग्रीमेंट हो रहा है ये कितना म्यूचुअल है, अभी डिस्कस, अभी ये डिटेल्स सामने नहीं आई। ठीक है, और ये किया क्यों गया है? देखो सऊदी अरेबिया को इसको क्या जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान तो इज एन अपॉर्चुनिस्ट एनीवे, उनको तो कहीं से भी वो करेंगे। राइट, उनको तो बस इंडिया को दिखाना होगा कि देखो सऊदी अरेबिया के साथ तुम्हारी इतनी स्ट्रांग पार्टनरशिप थी, तुम इतना तेल इनसे लेते हो, बट अल्टीमेटली हमने एसएमडीए इनके साथ साइन कर लिया, तो इनका तो इंडिया वाला एंगल होगा। राइट, बट सऊदी अरेबिया को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखो सऊदी अरेबिया इज नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास नहीं है, बट पाकिस्तान के पास है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान इनको सप्लाई कर सकता है। और इनकी इस तरह की पार्टनरशिप बहुत पहले से चली भी आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हम अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में। सो सऊदी अरेबिया के लिए ऐसा है कि देखो यमन है, साथ में यमन में हाउदी रेबल्स जो कि ईरान बैक्ड है वो अल्टीमेटली एक्टिव है, तो सऊदी अरेबिया को एक खतरा बना रहता है इनसे। तो अगर पाकिस्तान इनको थोड़ा सपोर्ट दे देगा तो अल्टीमेटली
इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगी हाउदी रेबल्स के लिए, ईरान के लिए, सीरिया, ये इस तरह का जो ईरान इन्फ्लुएंस है इन यमन, सीरिया एंड इराक, उसको काउंटर थोड़ा सऊदी अरेबिया कर सकता है। और साथ में एक तरह से क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन वाला जो टैग है, कि न्यूक्लियर वेपन भी हमारे पास भी है, अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है, वो जो एक डेटरेंस होती है अल्टीमेटली वो भी इनको मिल रही है पाकिस्तान के साथ इस तरह का अरेंजमेंट करने से। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया के लिए है। और पाकिस्तान के लिए गेन क्या होगा अल्टीमेटली? देखो, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट वहां से आ सकती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को मिलेगा। और इट विल अलाउ इट टू लेवरेज टाइज विद सऊदी अरेबिया फॉर पॉलिटिकल कवर इन इंटरनेशनल फोरम्स। जैसे जैसे यूएन में या इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता रहता है, तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया इसके बाद इनको थोड़ी हेल्प करे। ठीक है, देन इंडिया की पोजीशन क्या है कि हम एक तरह से अलार्म्ड नहीं है और हमको अलार्म्ड होने की जरूरत भी नहीं है, बट हाँ, हमने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ, इस तरह का अग्रीमेंट हुआ है। हम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कि देर इज दिस इफेक्टिव अरब न्यूट्रलिटी। जब भी इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पहलगाम टेरर अटैक देख लेते हैं, रिसेंट वही है, तो सऊदी ने इनका जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो इनफिल्ट्रेशन हुई थी, उसको कंडेम किया था। लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर से रिटेलिएट किया तो उन्होंने हम पे कुछ भी ऐसे कंडेम नहीं किया या कुछ भी कमेंट उन्होंने बेसिकली नहीं किया, चुप रहे। सो एंड ऑल्सो अरब फोकसेस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट विजन 2030 में। उनके एनर्जी टाइज है इंडिया के साथ, हमारा विजन 2030 है। एंड अल्टीमेटली बहुत सारा एनर्जी नीड्स, हम ऑयल हम इनसे प्रोक्योर करते हैं, फूड ग्रेन इनको सप्लाई करते हैं, हमारा बहुत सारा डायस्पोरा उधर है। तो अल्टीमेटली ये जो इट आउटवेज होस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया, इनको इतना फायदा पाकिस्तान से नहीं होगा जितने इनको नुकसान हो जाएगा इंडिया से पंगा लेने पे। ठीक है, एंड देयर इज दिस लैक ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशनल कमिटमेंट। कोई एक ऑपरेशनल कमिटमेंट नहीं हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटो है, नेटो में भी इस तरह का म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है, राइट, एक क्लॉज है बेसिकली, बट उसमें बकायदा एक आर्टिकल है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं आई है कि ये कैसे वर्क करने वाला है अल्टीमेटली, और किस तरह का अटैक को या किस तरह के अग्रेशन को दोनों कंट्रीज का अग्रेशन माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये अनक्लियर है बेसिकली। And then we have deep energy, trade and investment ties with Saudi Arabia, and there is this strategic partnership with India. Saudi Arabia values its strategic partnership with India. अच्छा, इनके जो टाइज हैं पाकिस्तान और सऊदी के, ये हमसे बहुत पुराने हैं। ऑल राइट, हमारे तो अभी रिसेंट टाइम्स में ही एस्टैब्लिश हुए हैं। एक तो ये इस्लामिक ब्रदर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उस वजह से इनके जो टाइज हैं वो बहुत पुराने हैं। एंड जो अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान खोल के रखता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम आपको बचा लेंगे, तो अल्टीमेटली ये इससे पहले भी हो सकता है कि इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स इनको न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर शेल्टर इनको प्रोवाइड करते रहे हों, बट खुल के नहीं करते, अब तो खुल के और ज्यादा करेंगे। ठीक है, और ये मिलिट्री ट्रेनर्स, पायलट्स और एडवाइजर्स प्रोवाइड करते रहे हैं सऊदी अरेबिया को सिंस 1960s। और ये पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था 1991 में, आपको थोड़ा आइडिया हो शायद इसका, 1991 में हुआ था, जिसमें कुवैत पे इराक ने हमला किया था। एंड अल्टीमेटली देयर वाज दिस यूएस लेड एक कोएलिशन फॉर्म हुई थी और उन्होंने फिर इराक को तहस नहस कर दी। ठीक है, तो उसी का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये जो फाइनल कॉम्बैटिंग स्टेज थी उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उस समय पे भी पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर इनके बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए थे। ठीक है, और ये यमन से भी बॉर्डर प्रोटेक्शन इनको देता है, यमन में जो हाउदी रेबल्स हैं उनसे। अभी रिसेंट ट्रिगर क्या हुए होंगे कि इस तरह का अग्रीमेंट करना पड़ा? ईरान बैक्ड हाउदीज, सऊदी का इंफ्रास्ट्रक्चर वो आए दिन अटैक करते रहते हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स इनके ऑयल फैसिलिटीज पे। तो इसके लिए इनको एक डेटरेंस की जरूरत थी जो इनको पाकिस्तान से मिलेगा, सिंस पाकिस्तान हैज इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला। देन दिस इजराइल हमास एस्केलेशन, जब इन्होंने कतर पे अटैक कर लिया तो हो सकता है कि ये सऊदी पे भी कर सकते हैं, राइट, इसराइल जो अभी प्रेजेंट स्टेट में कर रहा है। देन यूएस डिसएंगेजमेंट फ्रॉम मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी, तो अब इनको नए अरेंजमेंट्स की जरूरत है। इंडिया सऊदी रिलेशंस की बात करें तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है 2019 से। देन मेजर ऑयल सप्लायर टू इंडिया ये है, एंड वी आर एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी है। अल मोहिद अल हिंदी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हम इनसे करते हैं, और काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी है। ठीक है,
और सऊदी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया $100 बिलियन प्लस प्लेस्ड अंडर विजन 2030। ठीक है। जियो पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो पाकिस्तान सीक्स टू काउंटर इंडियाज डिप्लोमेटिकली, सऊदी टाइज को यूज करके वो अल्टीमेटली हमको बताना चाहते हैं कि तुम्हारा तो डिप्लोमेटिक फेलियर है, सऊदी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और वो हमारे साथ इस तरह के एग्रीमेंट्स कर रहा है। देन सऊदी बट एक तरह से बैलेंस्ड रिलेशन बना के रखेगा बिटवीन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज मोर ऑफ अ रीजनल मैसेजिंग, एक तरह से मैसेज का बस काम कर रही है ईरान और हाउदीज के लिए। इसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा या कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हो ऐसा नहीं देखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अरब कंट्रीज ने बेसिकली न्यूट्रलिटी ही प्रेफर की है आज तक और वो इन्वॉल्व नहीं होते। सो टाइम क्या हुआ है, 50 मिनट। दो आर्टिकल और डिस्कस किए जा सकते हैं, ज्यादा बचा भी नहीं है एक्चुअली। अच्छा पहले यही देख लेते हैं, रीसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। रीसेंट नहीं है एक्चुअली, अब तो ये थोड़ा पुराना हो गया है, 15 सितंबर मंडे को हुआ था। तो हम यहाँ से मानकी मुंडा सिस्टम डिस्कस करेंगे। क्या हुआ, जो झारखंड में बेसिकली ये सिस्टम अभी भी प्रेजेंट है और वहां पे जो उनके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उन्होंने कुछ रूल्स इनके लिए निकाले, कुछ हस्तक्षेप उनके द्वारा हुआ। क्या था पूरा देखते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ प्रोटेस्ट हुए एंड अल्टीमेटली दिस मानकी मुंडा सिस्टम केम इनटू न्यूज। क्या होता है ये मानकी मुंडा सिस्टम, झारखंड में हो और कोल ट्राइब है, बेसिकली देयर इज दिस कोल्हान रीजन। ठीक है, कोल्हान रीजन, जहां पे ये पर्टिकुलर सिस्टम मानकी मुंडा प्रैक्टिस किया जाता है। ये क्या सिस्टम है, ये बहुत पुराना एक सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें एक विलेज है, विलेज का हेड है मुंडा। अब बहुत सारे विलेजेस है, 15 ऑलमोस्ट विलेज है जिनका एक हेड है मानकी। अब ये मानकी और मुंडा करते क्या है, इनके पास काम थे, हम हिस्टोरिकली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आएंगे, अभी पुराना देखते हैं। जब ये सिस्टम पहले था, ब्रिटिशर्स से भी पहले, कॉलोनियल टाइम से पहले, काफी पुराना ये सिस्टम है। तो अल्टीमेटली दो लोग हैं, मानकी है जो बहुत सारे विलेजेस को सुपरवाइज करता है एंड देयर इज दिस मुंडा। मुंडा का काम क्या है कि विलेज में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी छोटा मोटा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, मुंडा। अब अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है, कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी होनी है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी होनी है इन विलेजेस में, तो उसके लिए परमिशन कौन देगा, मानकी। ठीक है, तो यू गेट द आइडिया, यू आर गेटिंग द आइडिया। मानकी और मुंडा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर आ रहे हैं जिसमें इनके पास इस तरह के रोल्स होते थे, ये हेरिडिटरी अपॉइंटेड हेड्स होते थे, बेसिकली हेरिडिटरी होते थे, अभी भी हेरिडिटरी ही है, हेरिडिटरी हेड्स हैं। एंड अल्टीमेटली इनके पास क्या है, सोशियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, विलेज लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको हैंडल करने का काम इनके पास होता था। ठीक है, और ये जो अ, मानकी होते थे ये हेड करते थे पीड़ को। पीड़ किसको कहेंगे, ये जो 15 विलेजेस का ग्रुप है इसको बोलेंगे पीड़, और इनको हेड करेंगे मानकी। विलेज को हेड करेंगे मुंडा। ठीक है, और अल्टीमेटली डिस्प्यूट्स को हैंडल करेंगे। तो क्या मैंने इसमें कहीं पे भी कहा कि ये टैक्स कलेक्ट करेंगे या इनका कुछ रेवेन्यू फंक्शन है, नहीं, कोई रेवेन्यू या टैक्स फंक्शन इनका अभी तक नहीं है। बात यहाँ खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब हो गए हमारे विलन की एंट्री ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो 1764 में हुई, इनको रेवेन्यू राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स बेसिकली मिल गए। एंड उसके बाद से जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड वाला एरिया है वो इनके अंडर आ गया, इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना वहां से शुरू कर दिया। एंड देन अल्टीमेटली 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आ गई, जिससे जमींदार्स की एंट्री यहाँ हो गई, राइट, जिनको ये ट्राइबल लोग क्या कहते थे, डीकूस, आउटसाइडर्स। तो ये जमींदार्स की ऑपरेसिव टैक्स पॉलिसीज थी, इनको तो टैक्स चाहिए था और अल्टीमेटली इनको वो ब्रिटिशर्स को देना था। तो ये पूरा सिस्टम शुरू हो गया। अब जो ये ट्राइबल लोग थे, यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं, प्राइवेट लैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इनके यहाँ तो कम्युनिटी लैंड था। तो ये कोई टैक्स देना या रेवेन्यू देना ये तो पिक्चर में ही नहीं था। तो ये इन लोगों के लिए नई नया था। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने शुरू कर दिया डिस्प्यूट। तो ऑलमोस्ट 1821 टू 22 में हो ट्राइब ने डिस्प्यूट किया या रिवोल्ट किया।
एंड कोल ने 1831 में रिवोल्ट शुरू कर दिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन कौन सा हुआ? कोल्हान रीजन, जो अभी प्रेजेंट में झारखंड में है, वहां पे ये सारा का सारा शुरू किया। क्योंकि जो जमींदार थे उनकी बहुत सारी ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, और वो अल्टीमेटली जो ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल रेवेन्यू नहीं देता था, टैक्स नहीं देता था, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते थे। तो यहाँ शुरू हो गया डिस्प्यूट, एंड इस डिस्प्यूट के बाद वहां पे एक इसको डिस्प्यूट को सुप्रेस तो ऑब्वियसली कर लिया गया, बट इन्होंने देख लिया कि इनको टेम करना थोड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने 1837 में एक कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की एस्टैब्लिशमेंट की, 1837 में। फिर वहां एक आदमी था विल्किंसन। अब ये विल्किंसन जो था, इसको इसका हेड बना दिया गया कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट का। और ये थोड़ा सा दिमाग वाला आदमी था। इसने क्या कहा? इसने बोला कि ये काम करते हैं, इन्हीं का सिस्टम यूज करते हैं, अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस करते हैं, और हमको रेवेन्यू भी मिल जाएगा, और इनको, और ये डिस्प्यूट भी नहीं होगा, रिवोल्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से आए विल्किंसंस रूल, जो अभी भी प्रेजेंटली भी चल रहे हैं। अब विल्किंसंस रूल में इन्होंने क्या किया? सेम यही है, मानकी मुंडा सिस्टम। जो मुंडा है वो विलेज को हेड करेंगे, जो मानकी है वो पीड़ को हेड करेंगे, दैट इज ग्रुप ऑफ विलेजेस। बट कैच कहाँ आया? कैच आया कि इनके ऊपर एक ब्रिटिशर होगा, जो कि अल्टीमेटली इनसे टैक्स लेगा। तो ये मानकी और मुंडा टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये जाके उस ब्रिटिशर को दे देंगे। तो अल्टीमेटली एक डीकू की एंट्री हुई, एक आउटसाइडर की एंट्री हुई, और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे आउटसाइडर्स पिक्चर में आ गए। बट अब क्या हुआ? काफी ग्रेजुअली वो आए। तो इन्होंने कुछ 31 रूल्स बनाए, विल्किंसंस रूल, जिसको इन्होंने विल्किंसंस रूल कहा। हो कम्युनिटी के लिए, हो कम्युनिटी लीडर्स के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम जो करते थे। एंड ब्रिटिश एजेंट्स भी बना दिए गए, जो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट करते थे इन कम्युनिटी लीडर्स। तो समझ आ गई पूरा ये? सो इस इन रूल से क्या हुआ कि एक तरह से पार्शियल इंटीग्रेशन हो गई आउटसाइडर्स की, धीरे 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 उनको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सो दिस वाज द आइडिया। तो अभी प्रेजेंटली क्या हुआ है, ये है मानकी मुंडा सिस्टम, जो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब क्या हुआ है, अ, अभी जो प्रेजेंट सिस्टम में क्या हुआ है, प्रेजेंटली 2000 में, अभी तक ये चल रहा था सिस्टम, अभी भी चल रहा है। 2000 में पटना हाई कोर्ट ने पहली बार ये रूलिंग दी कि ये जो सिस्टम है, ये एक कस्टमरी प्रैक्टिसेस है। ठीक है, ये आपके कस्टम्स है, ओल्ड कस्टम्स है, ये कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो इनको आप लॉ का दर्जा नहीं दे सकते। ये विल्किंसंस रूल जो है, ये आपके कस्टम्स है, ये लॉ नहीं है। फिर 2021 में झारखंड की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इन विल्किंसंस रूल को फॉर्मलाइज कर लिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए। तो उन्होंने न्याय मंच की स्थापना करने की कोशिश करी। ठीक है, न्याय मंच, बट इवेंचुअली इट वाज नॉट पास्ड, पास नहीं हो पाया ये, बट गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी 2000 में। अभी प्रेजेंटली क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये न्यूज में आया, जो वहां के डीसी थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां के थे, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के, उन पे एलिगेशंस लगे कि ये लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये हमारे जो कस्टम्स हैं उनके साथ, उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। एक्चुअली डीसी के पास एक कंप्लेंट आई, एक इंडिविजुअल की, कि जो ये मुंडा होते हैं, ये अल्टीमेटली, देखो, ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं और एक तरह से रूल्स भी बनाते हैं अपने कम्युनिटी के लिए। यानी कि ये अपनी जो कम्युनिटी है उसमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, एफ्लुएंट व्यक्ति है काफी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक गोपे कम्युनिटी है। इस पर्टिकुलर ट्राइब में गोपे कम्युनिटी होती है, जिनका ट्रेडिशनली उनका काम था लाइव स्टॉक रियरिंग का, राइट? बट ये तो पुराना काम है। ठीक है, ट्रेडिशनली हो सकता है कि ये गोपे कम्युनिटी इस तरह का काम करती हो, लाइव स्टॉक रियरिंग का। बट अब जो नई जनरेशन है, वो तो नए एवेन्यूज ढूंढना चाहती है, नए इकोनॉमिकली और कुछ करना चाहती है। बट मुंडा ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम क्योंकि ट्रेडिशनली यही करते थे, तुमको यही करना पड़ेगा। तो ये जो लोग थे, ये पहुंच गए डीसी साहब के पास, एंड अल्टीमेटली इन्होंने कंप्लेन कर दी, और उसी वजह से उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरी कंप्लेंट आई कि ये जो मुंडा मुंडा है, ये काफी लंबे लंबे समय के लिए बिना बताए विलेज से बाहर रहते हैं, तो जो हमको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो अल्टीमेटली हमको नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि याद रखो, यहाँ पे मुंडा सिस्टम चल रहा है, यानी कि कुछ भी ऑफिशियल वर्क है, कुछ भी साइन वाइन लगेंगे अगर, जैसे सरपंच के साइन होते हैं गांव में, अपने यहाँ पे सरपंच वगैरह के साइन होते हैं, तो वहां पे किसके साइन होंगे? यहाँ पे मुंडा के या मानकी के। सो इस तरह का ऑफिशियल वर्क डिले होता है, और ये क्या है? हेरिडिटरी पोस्ट है,
और देयर इज अ कॉल फॉर रिफॉर्म। जो यंगर जनरेशन है वो इस तरह के हेरिडिटरी ऑफिसेस को नहीं मानती, और वो कहते हैं कि अगर इनको कंटिन्यू भी करना है तो देयर शुड बी रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स होने चाहिए। अभी जो इस तरह के रूल्स हैं कि जो आपका ट्रेडिशनल वर्क था आपको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी है। अब नाउ वी हैव सर्टेन राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुंडा कैसे मना कर सकते हैं? सो अल्टीमेटली ये पूरी पिक्चर थी। इसमें आपको मानकी मुंडा सिस्टम याद रखना है, पीड़ याद रखना है। पीड़ वर्ड यूज होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। मानकी, मुंडा, मानकी पीड़ के हेड, मुंडा विलेज के हेड। विल्किंसंस रूल कब आए थे? 37 में, सॉरी 1837 में आए थे विल्किंसंस रूल, जो अभी भी चल रहे हैं। होपफुली क्लियर हुआ पूरा। कल्चर का एक टॉपिक था ये, आ सकता है एक्चुअली मानकी मुंडा सिस्टम। सो अलावा अब ये लास्ट आर्टिकल है, ये डिस्कस करते हैं हाउ यूपीएस डिफर्स फ्रॉम एनपीएस। क्या हुआ था, एक नया सिस्टम, पेंशन सिस्टम लेके आई गवर्नमेंट, नेशनल पेंशन, पेंशन नहीं, पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर ही ये एक नया सिस्टम लेके आई यूपीएस का। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का एक नया सिस्टम ये लोग लेके आए, और ये नोटिफाई हुआ था अप्रैल में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये वॉलंटरी है। एक सेकेंड, ये रहा एनपीएस, ये रहा यूपीएस। इससे पहले होता था ओपीएस। ओपीएस द ओजी, जो सबको चाहिए, सब जगह डिमांड्स है कि ओपीएस को वापस ले आओ। क्या है ओपीएस? ओल्ड पेंशन सिस्टम, जिसमें आपको अपने जो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस का 50% मिलता था। जो रिटायरमेंट से टाइम पे आपका बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का 50% आपको मिल जाता था। इसमें आपकी कोई तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती थी, सिर्फ किसकी कंट्रीब्यूशन होती थी? गवर्नमेंट की। सो दिस वाज समहाउ अ अश्योर्ड पे आउट, अश्योर्ड पे आउट आपको मिलता था ओपीएस में। इसमें खुद से कुछ नहीं करना है एम्प्लॉय को, सारा पैसा दे रही है गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा सिस्टम था, सबको चाहिए ये वापस। और कुछ सारी स्टेट्स में लोक लुभावन के चलते ये वापस भी आया है, उसमें मेरी स्टेट भी एक है। ठीक है, एंड इट वाज नॉट फाइनेंशियली वायबल। यू मस्ट बी नोइंग कि इतना ज्यादा पैसा जब लेके आएगी गवर्नमेंट पेंशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए देगी, तो क्या हो जाएगा? फिसल, डेफिसिट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा 2004 में, उन्होंने कहा कि ये तो अब नहीं चलेगा, अब आएगा एनपीएस। नया हीरो की एंट्री हुई एनपीएस की। एनपीएस में इन्होंने कहा कि पेंशन चाहिए तुम्हें तो एक काम करो, कंट्रीब्यूट करो। इसमें 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस 14% करेगा एम्प्लॉयर। ठीक है, इसमें कोई अश्योर्ड पे आउट नहीं है, कुछ नहीं है, मार्केट लिंक्ड है ये। अल्टीमेटली ये जो पैसा आएगा ये किसी ना किसी मार्केट में इसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और वहां से जो भी पैसा आएगा अल्टीमेटली वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा। ठीक है, ये एनपीएस का पूरा गेम था। अब गवर्नमेंट लेके आई जनवरी 2004 में, सॉरी नॉट जनवरी 2004 में, तो ये आया था एनपीएस। उसके बाद अभी प्रेजेंटली ये यूपीएस इन्होंने करा, इसमें इन्होंने थोड़े ओपीएस वाले फंक्शंस डाले एंड थोड़े से एनपीएस वाले फंक्शंस डाले। अब ये यूपीएस क्या है, ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम क्या है? इसमें मेनली क्या है कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक वॉलंटरी स्कीम निकाली। ये मैंडेटरी था। एनपीएस सारे जो 2004 के बाद एम्प्लॉइज सर्विसेज में आए हैं उनके लिए मैंडेटरी था कि उनको एनपीएस ज्वाइन करना पड़ेगा। यूपीएस वॉलंटरी है। ठीक है, यूपीएस वॉलंटरी है, आप चाहे तो एनपीएस में ही रह लीजिए, चाहे तो यूपीएस में आ जाइए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वॉलंटरी वाला मामला था। अब ये है क्या, देखते हैं। अ, जिन्होंने भी सर्विस ज्वाइन की है आफ्टर जनवरी 1 2004, जब ओपीएस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसमें वो लोग ये यूपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं टिल सितंबर 30 2025। गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसकी डेट थोड़ी बढ़ा दी है, पहले थोड़ी जुलाई आई थिंक थी, एंड देन 1 अप्रैल 2025 से इसको इफेक्ट में लाया गया। बट बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसा देखा गया है अभी रिसेंट डेटा में कि हेजिडेंट है, इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 23.94 लाख एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से सिर्फ 40,000 लोगों ने ही ये नए वाले सिस्टम को ज्वाइन किया है। अभी नया वाला सिस्टम है क्या वो देख लेते हैं, क्या अच्छा है, क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये वॉलंटरी है, सबसे पहली चीज।
जरूरी नहीं है, डंडा नहीं मार रहा आपको क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, वॉलेंट्री है। इसमें आपको जब आपकी रिटायरमेंट होने वाली है या जब आपका जॉब, हो सकता है कि आप खुद से वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम में वीआरएस ले लें, आप हो सकता है वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, उसके लिए आप ऑप्ट कर लें, या फिर आप सुपर एनुएट हो जाए, रिटायर हो जाए अल्टीमेटली। तो उस समय पे जो लास्ट 12 मंथ्स आपकी सर्विस के थे, आपकी लास्ट 12 मंथ की सर्विस के बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे का 50% आपको अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ओपीएस वाला लग रहा है? ओपीएस में क्या होता था? ओपीएस में भी तो यही था, लास्ट बेसिक पे, जो आपकी लास्ट बेसिक पे प्लस डीए, उसका 50% आपको क्या मिलता था? अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलता था। वही वाला थोड़ा सा एलिमेंट इसमें लेके आए हैं कि आपकी जो 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ की बेसिक पे का एवरेज, एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, वो आपको, उसका 50% आपको अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। बट इसके लिए कंडीशन क्या है? आपकी 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, 25 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अब अगर जो पेंशनर है उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो स्पाउस है उनको 60% मिलेगा। ये जो पूरा का पूरा अमाउंट था, इसका 60% उनको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें, लेकिन ये जो कॉर्पस है वो कहाँ से आ रहा है? ओपीएस में तो क्या होता था, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन आ रहा था गवर्नमेंट के एंड से। ठीक है, सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के एंड से, एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ सर्विस देनी है एंड अल्टीमेटली वो बाद में पेंशन लेगा। बट यहाँ पे ये जो कॉर्पस आएगा जिससे आपको ये पैसा मिलेगा, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। आप 10% बेसिक पे प्लस, आपकी बेसिक पे प्लस डीए का 10% आप कंट्रीब्यूट करेंगे और 10% आएगा एम्प्लॉयर के एंड से। एनपीएस में क्या है? 10% एम्प्लॉय और 14% एम्प्लॉयर। बट उसमें ये बेसिक, ये जो श्योर आउट है ना, अश्योर्ड पे आउट, ये नहीं है 50% का। ठीक है, होपफुली क्लियर हो रही है चीज, ये लास्ट में एक बार टेबल बना लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब और इसमें एक वन टाइम ऑप्शन भी है ऑप्ट करने का। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज आपने यूपीएस में आप चले गए, आपने ऑप्ट कर लिया, देन अल्टीमेटली आप बाद में इससे वापस एनपीएस में भी जा सकते हैं, बट ये एक ही बार कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप अपनी जो सर्विस है उसके एंड टाइम में है तो एटलीस्ट 12 मंथ्स आपकी सर्विस के बचे होने चाहिए, उससे पहले ही आपको करना पड़ेगा। और अगर आप वीआरएस लेने की सोच रहे हैं तो उससे भी 3 महीने पहले आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा आइडिया है स्कीम का। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने देख लिया, अश्योर्ड पेंशन मिलती थी 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था आपका, फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड थी। और इसके रिवाइवल के लिए बहुत सारा अभी भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। एनपीएस मैंडेटरी था न्यू एंट्रेंट्स के लिए जिन्होंने 2004 के बाद सर्विस ज्वाइन की थी। इसमें कोई अश्योर्ड पे आउट नहीं है, जो कि किसमें है? यूपीएस में और ओपीएस में। मार्केट लिंक्ड रिटर्न है, आप अल्टीमेटली पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे आप 10%, आपका एम्प्लॉयर 14%। ये किसी मार्केट सिक्योरिटी में जाएगा एंड जो फिर वहां से इंटरेस्ट जनरेट होगा वो आपको मिलेगा एज पेंशन। देर इज नो अश्योर्ड पे आउट, साथ में इट इज मार्केट लिंक। ठीक है, और आपको कंट्रीब्यूट भी करना है। यूपीएस में क्या है? एक तो आपको अश्योर्ड पे आउट मिल रहा है 50% ऑफ योर लास्ट 12 मंथ की बेसिक पे का 50%, और साथ में पर आपको कंट्रीब्यूशन भी इसमें है। ओपीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं था, यूपीएस में कंट्रीब्यूशन है, आपको 10% का कंट्रीब्यूशन है, और 10% कौन करेगा? आपका एम्प्लॉयर। सो पेंशन डिपेंड्स ऑन अक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड एन्यूटी चॉइस। इसमें एक्चुअली टाइम टू टाइम आप विड्रॉ भी कर सकते हैं पैसा, जो एनपीएस में होता है कि अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप निकाल लेते हैं। जैसे वो ओपीएस में भी होता था, जीपीएफ से लोग पैसा निकालते थे, वैसा होता है ना। देन यूपीएस हाइब्रिड ऑफ ओपीएस, अश्योर्ड पे आउट वाला, and NPS contributory. Then it provides stability via assured pension, but contribution still required. अब इसका अपटेक इतना लो क्यों है? क्योंकि देर इज एन अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एक तो इसके लिए 25 साल की सर्विस करना भी जरूरी है, और आपको 10,000 मिलेगा अश्योर्ड पे आउट अगर आपने 10 साल सर्विस में कर ली। ठीक है, तो ये कुछ क्लॉजेज इसमें हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका अपटेक लो है। एंड देर इज नो लमसम लाइक इन एनपीएस, यूपीएस ओनली ऑफर्स मंथली पे आउट। ठीक है,
एंड एम्प्लॉयज अगर 25 साल से पहले उनको डिसमिस कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली उनको इसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। एंड देयर इज दिस कंटिन्यूड डिमांड फॉर कंप्लीट रिटर्न ऑफ ओपीएस, जो अपना ओजी था पहले वाला जिसमें खुद से कुछ नहीं देना और फुली एश्योर्ड था, वो उसकी डिमांड अभी भी है। तो जो एम्प्लॉयर्स है, सॉरी जो एम्प्लॉय यूनियन है, वो अल्टीमेटली इसके लिए, इसके वापस आने के लिए अभी भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये 2004 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था बिकॉज पेंशन लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा बर्डन गवर्नमेंट पे हो रहा था। तो अल्टीमेटली एक मार्केट लिंक्ड, मार्केट बेस्ड सेविंग स्कीम पर गवर्नमेंट ने मूव किया एंड जिसमें एम्प्लॉयज का भी कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, इम्प्लीकेशन ओपीएस का burden entirely on government, reduces fiscal burden but exposes employee to market risk. Then UPS partially reduces government's liability but ultimately long term में प्रेशर तो होगा क्योंकि एक guaranteed पे आउट तो गवर्नमेंट को देना है। पॉलिटिकल एंड सोशल एंगल ऐसा है कि कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने लोक लुभावन के चलते या पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ओपीएस वापस रिवर्ट कर ली है। एंड सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन कंटिन्यूज टू डिमांड ओपीएस रिस्टोरेशन एंड पेंशन स्कीम्स आर पॉलिटिकली सेंसिटिव स्पेशली बिफोर इलेक्शंस। एंड ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो सम कंट्रीज हैव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, जैसा एनपीएस होता है, जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है और गवर्नमेंट को पता है कि हम पे फिसल बर्डन आ जाएगा तो वो पहले ही इस तरह के पेंशन सिस्टम पे मूव कर जाते हैं। और हमारी जो इंडिया की ओपीएस थी दैट वाज अ डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम। ठीक है, डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम थी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम नहीं थी, डिफाइंड कॉन्शन। यार ये भी याद रखना एक्चुअली। ठीक है, अगर एनपीएस लिख दिया जाए कि एनपीएस इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम एंड ओपीएस इज अ डिफाइंड बेनिफिट कंट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एंड यूपीएस इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ, हाइब्रिड मॉडल पे वर्क कर रही है जिससे फिसल प्रूडेंस भी हो रही है और एम्प्लॉय को सिक्योरिटी भी मिल रही है। सो यही कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। एक आर्टिकल रह गया है, आज का ही आर्टिकल है, आज ही के न्यूज़पेपर में आया था, वो हम कल देख लेंगे। ठीक है, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बट आज तक के आपके सारे आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं, होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।